हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और यूट्यूब पे तो महीनों बाद मुलाकात हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। तो हर बार की तरह जो है, फिर से एक बार हम कैरविल एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का लाइव बैच लेके आए हैं, अपना जीरो टू हीरो, जिसमें हम जो बच्चे बिगिनर हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स शुरू से पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों की तैयारी करवाएंगे बिल्कुल बेसिक से कंसेप्चुअल स्टार्टिंग के साथ। ठीक है, देखिए, बिना मैथमेटिक्स के जो है आपका जीवन वैसा ही है जैसे बिना अच्छे अर्थशास्त्री के हमारा देश। ठीक है, तो आपको सरकारी नौकरी लगाने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अच्छी अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्क होता है मैथमेटिक्स में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। मैथमेटिक्स आप बचपन में बहुत पढ़ते आए हो, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने 10th का पेपर दिया, आपने 12th का पेपर दिया, आपने हजारों सवाल प्रैक्टिस करे हैं, रात रात भर पढ़ाई की है। लेकिन यहां क्या नया है? एक्चुअली अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, दो चीजों का खेल है कंपटीशन में, मेनली दो चीजों का खेल है, एक आपकी नॉलेज का और एक आपकी स्पीड का। आपको पेपर में दो टाइप के सवाल आते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक फिक्स पैटर्न के सवाल और एक मिसलिनियस पैटर्न के सवाल। आज का टाइम ऐसा हो गया कि फिक्स पैटर्न को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और मिसलिनियस सवालों का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। मतलब आज की डिमांड यह है कि आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो टाइप वाइज टाइप सवालों को रटके जो करने वाली प्रवृत्ति थी वो आपको छोड़नी होगी। मतलब रट्टाफिकेशन वाला काम जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है, वो अब जो पेपर सेट करना है वो करता है, वो बच्चे की जगह खड़ा होता है कि यार अगर मैं ये सवाल बनाऊंगा तो बच्चे इसमें कहां फंसेंगे, ऐसी थिंकिंग के साथ जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है। तो आपको भी चालाक बनना होगा, आपको कमांड करना होगा अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा पे। बहुत सारे बच्चों के साथ इस समस्या होती है कि वो सवाल को ही नहीं समझ पाते कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल ने क्या बोल दिया। तो बेटे, आप धीरे धीरे सवाल को पढ़ने की आदत डालिए। सवाल को एक साथ मत पढ़िए, सवाल को टुकड़ों में पढ़िए, सवाल को धीरे धीरे पढ़िए। बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपकी ये कमी दूर होगी। दूसरी बात, कैलकुलेशन को देख के बिल्कुल मत डरिए। दशमलव को देख के पहाड़े अच्छे से याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए। अब अलग अलग चीजें, अर्थमेटिक मैथ के पढ़ने का तरीका अलग है, एडवांस मैथ के पढ़ने का तरीका अलग है। अर्थमेटिक मैथ्स जो है उसमें फॉर्मूले बहुत कम होते हैं लेकिन कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें फिक्स वैरायटी वाले सवाल भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो दूसरी बात यह है कि अर्थमेटिक केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस मांगता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अर्थमेटिक उतना स्ट्रांग होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एडवांस मैथ वाले सेक्शन में आपको नंबर ऑफ थ्योरम्स बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए। जितने ज्यादा आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होंगे, जितनी ज्यादा आपको प्रूफ्स पता होंगे, जितनी ज्यादा आपको अंदर की गहराई की बातें पता होंगी, आपके लिए सवालों को समझना उतना ही ज्यादा आसान होगा। पहले की तरह आज भी मेरे दोस्तों 70% पेपर प्रीवियस ईयर ही आता है। अगर पेपर में 100 सवाल आते तो हमेशा इसको कोई नहीं बदल सकता, वो कि 70 सवाल हमेशा प्रीवियस ईयर रहेंगे और केवल 30 ही सवाल आपसे नए पूछे जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो कट ऑफ है वो 100 में से 85 प्लस पे कट ऑफ लगती है। अगर आपके 100 में से मिनिमम 85 स्कोर नहीं है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकला कि आप केवल प्रीवियस ईयर के सारे सवाल सही करके सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको ये नए सवाल तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके प्रीवियस ईयर कमजोर है तो ये गारंटी जरूर है कि आपका पत्ता जो है नौकरी से बिल्कुल साफ है एकदम। तो ये जो प्रीवियस ईयर के फिक्स पैटर्न के इजी सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें आपकी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप देखते ही सवालों को सॉल्व करो और इनमें जो टाइम बचता है उन टाइम को जो अच्छे कुछ ही सवाल पेपर में अच्छे पूछे जाते हैं उन पे इन्वेस्ट करके आप उनको भी सॉल्व कर पाओ। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ठीक है भाई। दूसरी बात, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है और अगर आप फिक्स वैरायटी का कोई सवाल छोड़ते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ में हो चाहे वो एडवांस मैथ में हो, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
फिक्स वैरायटी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जितनी ज्यादा कोशिश करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने की और मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहां से लगाने हैं? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कोई बच्चा एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, तो वो उस एग्जाम के पिछले 5 साल के, केवल आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, लेकिन केवल अपने एग्जाम पर डिपेंड ना रहे। अब एसएससी सीएचएसएल से मिलता जुलता ही एसएससी सीपीओ का भी पेपर आता है, सीजीएल प्री का भी पेपर आता है, इवन एमटीएस का भी पेपर आता है। तो उससे मिलते जुलते एग्जाम के भी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई बच्चा सपोज सीजीएल मींस की तैयारी कर रहा है, तो सीडीएस के भी पिछले 5 साल के पेपर जरूर लगाए। वो एमबीए के एग्जाम्स के भी पिछले 5 साल के पेपर जरूर लगाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा इंटरनेट से क्वेश्चन डाउनलोड करके या ग्रुप्स में फर्जी सवाल फिरते रहते हैं, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। और फिर भी आपके पास समय बचता है तो मेरे दोस्तों आप एक्स्ट्रा जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज जो आप पढ़े वो एग्जाम के रिलेवेंट पढ़े। दूसरी कि पढ़ाई मेरे दोस्तों इस तरीके से करी जाए कि वो पढ़ाई, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी नॉलेज में मदद करे या ना करे, नॉलेज गई ऐसी तैसी में कोई मतलब नहीं, वो आपकी नौकरी लेने में मदद करे। ऐसी पढ़ाई करो मेरे दोस्तों कि केवल आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन हो गया तो नौकरी लग जाएगी, ज्वाइनिंग आएगी, तनख्वाह मिलेगी, तो उसके बाद जो आपको नॉलेज मिलेगी ना वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी रादर देन इस किताबी सड़े हुए ज्ञान के। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिंदगी का ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्ञान के लिए आप बहुत बड़े बड़े डिफिकल्ट सवाल बच्चों को करने का शौक होता है ना? गूगल से डाउनलोड करेंगे ज्योमेट्री के 100 सबसे टफ सवाल दुनिया के, पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब है? ना तो कभी पेपर में पूछा जाने वाला है, ना आपको उसको सीखने की जरूरत है, ना ही आपको उससे कोई फायदा हो रहा है। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें, वही चीज पढ़े जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाए, और सिलेक्शन तक पहुंच जाए, पढ़ाई को करिए साइड में और फिर जिंदगी का अनुभव लीजिए। सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्या कोई परेशानी? और देखिए चीजों में आज के जमाने में और 10 साल पहले के एग्जाम में फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क इतना सा है कि आज लैंग्वेज एग्जामिनर थोड़ी अच्छी यूज करता है, सीधी सीधी बातें नहीं बोलता, शब्दों को घुमा के बोला जाता है, और थोड़ा सा डाटा को कैलकुलेटिव किया गया है, थोड़ा सा डाटा को। तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्किल पे काम करना होगा बस, और कुछ भी नया चेंज नहीं किया गया है। सबको मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं या कहीं और टीचर से भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपने टीचर के साथ मिलकर पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। जैसे कोई चैप्टर समाप्त होता है, जैसे आज हम ज्योमेट्री से शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको ज्योमेट्री पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लें, उनको सॉल्व करें। उसके बाद हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे, तो मैंने अलजेब्रा कंप्लीट कराया, अब आप अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनको सॉल्व करो। तो आप साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करो। सिलेबस कंप्लीट होते ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। समझ में आया? यानी कि फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम रिलेवेंट प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, शुरू करें कहानी अब हम आज की। अच्छा भैया, जय हिंद भाई, जय हिंद। डाउट वगैरह मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ आए नहीं, और डाउट आता भी है तो आप पापी हैं भाई। अगर आप कमेंट सेक्शन में ही लिख देंगे अगर आपका डाउट जेन्युइन है, मैं आपको वहीं बिल्कुल उत्तर दूंगा। ठीक है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? शुरू करें, चलिए। तो मैं शुरुआत करूंगा मेरे दोस्तों ज्योमेट्री से। ये कैरविल एप्लीकेशन पर हम एक लाइव मैथमेटिक्स के स्पेशल बैच पढ़ रहे हैं जो आज से शुरू हो रहा है। इसकी ये पहली फर्स्ट लाइव डेमो क्लास है जो हमारी एप्लीकेशन पर भी चल रही है और यूट्यूब चैनल पर भी फ्री चल रही है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, 1-2 दिन क्लास फ्री रहेगी, उसके बाद जो है वो क्लास केवल एप्लीकेशन पे ही होगी। ठीक है ना? तो जो बच्चा इस बैच में जुड़ना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है एप्लीकेशन पे। शाम को 5 बजे से ये बैच शुरू हुआ है। अभी तो जैसे मैं आपके एक ही टाइम स्लॉट में क्लास लूंगा,
एक्चुअली आपकी क्लास 2 टाइम स्लॉट में होगी, 2 टाइम स्लॉट में, ठीक है। 1.5 घंटे हम एडवांस पढ़ेंगे और 1.5 घंटे अर्थमेटिक पढ़ेंगे। दूसरी बात कि केवल कंसेप्ट पढ़ा के और उस पर एक दो सवाल करा के सिलेबस निपटाना मेरे तरीका नहीं है। जनरली कैसे पढ़ाया जाता है, कंसेप्ट पढ़ाया, एक सवाल कराया, खत्म, फिर कंसेप्ट थोड़ा सा बताया, एक सवाल कराया, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट हम बताएंगे, उसके पीछे की खाल भी उधेड़ेंगे और उस पर दबा के सवाल कराएंगे। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करेंगे, यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होगी और कंसेप्ट भी साथ साथ होगा। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री, अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं, एग्जाम में इसका क्या वेटेज है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं डिफेंस एग्जाम की तैयारी, तो उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से 20 से 30 सवाल तक केवल अकेले ज्योमेट्री से होते हैं, अकेले ज्योमेट्री से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीएस के एग्जाम्स के लिए कोई है तो ये है। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं बात कहूं, जो सीजीएल का प्री देते हैं या फिर सीएचएसएल का पेपर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और उन 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके ज्योमेट्री से बनते हैं। 25 में 3 से 4 क्वेश्चन अकेले ज्योमेट्री से बनते हैं। आप मेरी बात समझे? अगर आप सुनेंगे तो सीपीओ मेरे दोस्तों, सीपीओ का पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चंस में से भी 4 से 6 क्वेश्चन तक आपके अकेले ज्योमेट्री से होते हैं। समझ में आया मेरी बात? देखिए मेरे दोस्त, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल टारगेट तैयारी कर रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बन के भ्रष्टाचार करना है, सीजीएल मेंस के एग्जाम को लेके जो तैयारी कर रहा है बच्चा, मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा होता है। 10 से 13 सवाल तक अकेले आपके ज्योमेट्री से होते हैं। अप्रॉक्स 10% सिलेबस है। तो ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज मोर देन 10% एग्जाम में होता है, मोर देन 10%। बाकी जितने भी एग्जाम हुए, चाहे ग्रुप डी वगैरह का हुआ, एनटीपीसी का हुआ, इनमें पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन हर एग्जाम में 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिनिमम ज्योमेट्री से पूछे ही जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी बुक मिल जाएगी बेटा ऑनलाइन स्टोर पे। सीरियस नहीं है बच्चे, बच्चे सीरियस नहीं है। पढ़ा हम कुछ रहे हैं, कोई इधर का कमेंटबाजी कर रहा है, कोई उधर का कमेंटबाजी कर रहा है। एक बड़ा और लेंदी टॉपिक है दोस्तों, ये छोटा टॉपिक नहीं है कि 2-4 दिन में खत्म हो जाए। ऐसा टॉपिक है जिसको खत्म होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। कम से कम 50 क्लास आपकी ज्योमेट्री पे होंगी, 50 क्लास। ज्योमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो आप सब लोग जानते भी हो और आपने देखे भी होंगे सर्कल से। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो सर्कल यानी कि वृत्त से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सर्कल से अकेले मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो मिनिमम मैं आपको 600 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अकेले इस क्लासरूम में खड़े खड़े। 600 क्वेश्चंस। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है बेटे जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत टॉपिक है। मतलब आप अपने जीवन के 80 साल की उम्र भी इस टॉपिक को पढ़ने में बिता सकते हैं, फिर भी आप इसमें पारंगत नहीं होंगे। लेकिन आप इतना तो जरूर हो ही सकते हैं कि आप एग्जाम के सवाल कर पाओ। तो ज्योमेट्री का दोस्तों कोई अंत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है जो आपने कितनी पढ़ाई करो वो पेपर में नहीं हुआ, फंस गए आप, ठीक है। पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसा ना हो, आप पेपर में 100% सवाल सरलता के साथ अटेम्प्ट करके आए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कहानी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेरे दोस्तों किससे? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज से। आप मेरी बात को समझे। सबसे पहले दोस्तों हम किससे शुरू करेंगे? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। अब बताइए मेरे दोस्तों ट्राइंगल ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, देखिए
तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। तीन साइड से, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। ए फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होती हैं, तीन कोने, तीन भुजाएं, तीन एल्टीट्यूड, तीन माध्यिका, तीन एंगल बाइसेक्टर, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब कुछ तीन होता है। ठीक है भैया। अब आपको यह नहीं पता होगा कि क्या क्या चीजें होती है, तो धीरे धीरे मैं दोस्तों आपको समझाऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो आप ये देख पा रहे हैं कि तीन भुजाओं से आपको बंद आकृति ट्रायंगल दिख रही है। इसके तीन कोने हैं, तीनों कोनों को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, या फिर हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ट्रायंगल के तीन शीर्ष होते हैं। आप बोलोगे जी सर। फर्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है मेरे दोस्तों कि त्रिभुज के ये तीन एंगल हो गए, ये त्रिभुज के तीन कोण, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ये त्रिभुज के तीन इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है। ये त्रिभुज के तीन इंटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों, आंतरिक कोण है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। फर्स्ट बेसिक और सिंपल सी बात है। कितनी गहरी बात बताई मैंने आपको, समझ पा रहे हैं? त्रिभुज की तीन साइड ए बी बी सी सी ए हैं। त्रिभुज के तीन एंगल्स, इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हैं, और त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज की तीन साइड्स होती हैं, तीन ही वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस मतलब शीर्ष, कोने। और त्रिभुज की तीन एल्टीट्यूड होती है मेरे प्यारे भाई, एल्टीट्यूड। अब कोई मुझे बताएगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है? हिंदी में दोस्तों हम इसको ऊंचाई बोलते हैं। त्रिभुज की तीन ऊंचाइयां होती हैं। कोई मुझे बताएगा एल्टीट्यूड क्या होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। अब भैया ये देखिए, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल सी कहते हैं। त्रिभुज की हर एक साइड पर, त्रिभुज की किसी भी साइड पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, तो त्रिभुज की एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई कहलाती है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बहुत प्यार से। अगर ये त्रिभुज की मेरे प्यारे भाई साइड ए है, तो इस साइड के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है? सामने वाला शीर्ष ए है। तो सामने वाले शीर्ष से इस साइड पर आप एक ऐसी लाइन खींचिए जो यहां पर 90 डिग्री के एंगल पे आके मिले, तो त्रिभुज का क्या हो गई? हाइट या फिर एल्टीट्यूड हो गई। ये त्रिभुज की हाइट हो गई साइड ए पर। तो मैंने दोस्तों इसको नाम दे दिया प्यारे भाई, इसको मैं अच्छा नाम दूंगा जो आपको पसंद आएगा, H1। H1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये ट्रायंगल की साइड ए है, इस साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट, इस साइड के संगत ऊंचाई दोस्तों H1 है। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की साइड पता है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट पता है, तो ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। मैंने साइड ए को बेस माना है, सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड आपने डाला 90 डिग्री की, ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री के एंगल पे मिले, H1। एक्चुअली मेरे दोस्तों जैसे ये ट्रायंगल है, मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं। ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसके यहां से दोस्तों एक लाइन खींचता हूं जो ये पैरेलल है, तो मैं आपसे कहूं कि ये जो ट्रायंगल है इन दो पैरेलल लाइन के बीच बना है, तो कोई गलत बात तो नहीं है। ये जो ट्रायंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच बना है, तो कोई गलत बात तो नहीं है। तो इन पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है वो हर जगह बराबर होगी। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों एक्चुअली ट्रायंगल की हाइट का बेसिक मतलब क्या है? ट्रायंगल की हाइट का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल
किन दो पैरेलल लाइन के बीच बना हुआ है, उन पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ही ट्रायंगल की हाइट होती है मेरे दोस्तों। ये भी हाइट h है, ये भी हाइट h है, ये भी हाइट h है, ये भी हाइट h है। समझ में? ट्रायंगल किन दो समांतर रेखाओं के बीच बना है, उन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही ट्रायंगल की हाइट होती है। अब जैसे यहां पे आपको ट्रायंगल इस तरीके का दिखाई दे रहा है, एक बच्चे के मन में डाउट होगा, सर अगर ट्रायंगल इस तरीके का होगा, ये भी तो ट्रायंगल है सर, इसमें भी तो तीन भुजाएं, इसकी हाइट कहां होगी, इसकी हाइट कहां होगी? तो मेरे दोस्तों जैसे सपोज ये साइड ए है, तो इस साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, कैसे निकालोगे मेरे प्यारे भाई? तो मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ये समझिए कि आप इसको यहां पे आगे बढ़ाइए और ये देखिए आपकी लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जो त्रिभुज है इन दोनों लाइन के बीच बना हुआ है, ये जो त्रिभुज है इन दोनों लाइंस के बीच बना हुआ है। तो इन दोनों लाइन के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना मेरे दोस्त, ये इस ट्रायंगल की हाइट है h, ये इस ट्रायंगल की हाइट h होगी। क्या आपको अब मेरी बात समझ में आई? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस a और हाइट कितनी हो गई है h। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं? तो ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और हर साइड के करस्पॉन्डिंग अपनी अलग अलग हाइट होती है। अब मैंने दोस्तों इस साइड ए को बेस माना है, अगर मैं साइड बी को बेस मानता हूं तो साइड बी के करस्पॉन्डिंग, देखिए ये साइड बी है, इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या है बी, तो वर्टेक्स बी से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों तो ये 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री। ये हाइट होगी दूसरी ट्रायंगल की h2, यानी कि साइड बी को मैंने बेस माना तो साइड बी के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी h2। तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 BH2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है? बोलिए। आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आपको आधार पता है, उससे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पता है, तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप साइड सी देखो, साइड सी के सामने वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी से मेरे दोस्तों आप परपेंडिकुलर 90 डिग्री डालने की कोशिश करेगा, ये 90 डिग्री मेरे दोस्तों। तो ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये वर्टेक्स सी के करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी h3। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/2 CH3। आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। पहला कंसेप्ट कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए ना। त्रिभुज का एरिया कभी नहीं बदलता। व्हाट, आप एरिया से क्या मतलब समझते हैं? एरिया का मतलब होता है हिंदी में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कोई भी आकृति जितना क्षेत्र घेर रही है, कोई भी आकृति जितनी जगह घेर रही है वो उसका एरिया है। भाई इस ट्रायंगल को चाहे आप कहीं से भी देखो सेम जगह घेर रहा है, इसने बोर्ड पे इतनी जगह घेर ली जितनी आपको दिखाई दे रही है, तो एरिया तो फिक्स हो गया। अगर एरिया फिक्स है तो AH1 BH2 CH3 ये तीनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा? AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 ये कांस्टेंट होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो फिक्स नंबर होगा, वो कांस्टेंट होगा मेरे प्यारे भाई। क्या इसमें कोई डाउट है? यानी कि किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और भुजा के संगत ऊंचाई का गुणनफल हमेशा एक कांस्टेंट होता है। क्लियर है? क्या इसमें कोई समस्या? साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर? कोई समस्या नहीं। तो AH1 बराबर BH2 बराबर CH3 कांस्टेंट होगा। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर आपको किसी ट्रायंगल की साइड्स पता है A, B और C, तो आप हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं। AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। तो हाइट का रेशियो जो होगा H1 रेशियो H2 रेशियो H3। थोड़ा रेशियो की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या होगा? साइड का रिवर्स, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C।
सर हाइट तो 3 होती है, तो हम एरिया निकालते वक्त कौन सी हाइट लेंगे? भावना, हम हाइट पे नहीं, हम फोकस करते बेस पे। अगर जो साइड आपको पता उसके करस्पॉन्डिंग हाइट पता तो वहीं से एरिया निकल जाएगा। आप एरिया कहीं से भी निकालो, एरिया सेम ही आएगा। अरे बोलो, बच्चों को कांस्टेंट का मतलब नहीं पता, बच्चों को रेशियो नहीं पता, है भाई, बच्चों को एरिया नहीं पता, बच्चे बूढ़े हो गए, बच्चों को हाइट नहीं पता, बच्चों को यह नहीं पता कि बेस हाइट से एरिया कैसे निकालते हैं, बच्चों को एंगल नहीं पता, एल्टीट्यूड शब्द बच्चे पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे बच्चों को भी सरकारी नौकरी की इच्छा है, बताइए हम क्या करें? ठीक है भाई, तो किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर साइड आपको पता है तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए साइड के रेशियो का रिवर्स कर देते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए। ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक, देखिए ट्रायंगल जो है मेरे दोस्तों, त्रिभुज, सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रायंगल को बेसिकली 2 टाइप से बांटा गया है। ट्रायंगल्स को 2 टाइप से बांटा गया, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। ट्रायंगल्स को 2 तरीके से बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो सबसे पहला हम भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल देखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो मेरे दोस्तों एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहला ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर दोस्तों तीनों साइड बराबर हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों को बराबर बराबर करोगे तो कितने हो जाएंगे? 60-60 डिग्री के। तो ये भी 60 डिग्री दोस्तों, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो सबसे पहला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल, या हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड बराबर हो, जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो मेरे दोस्तों, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि यहां चित्र में आपको दिखाया गया है भाई, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है मेरे दोस्तों, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बात समझ में आई? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कोई प्रॉब्लम? सभी ट्रायंगल के लिए है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती हैं। 2 साइड बराबर हैं तो बराबर साइड के सामने के जो एंगल है मेरे दोस्तों वो भी बराबर बराबर ही होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर और बराबर भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर ही होते हैं। जैसे भैया ये साइड ए है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होते हैं, ये साइड ए, ये साइड ए। इस साइड के सामने का दोस्तों ये वाला एंगल अगर थीटा माना है तो ये साइड ए, इसके सामने का ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। आपको हमारी बात समझ में आई? ये एंगल थीटा, तो बाबूजी ये एंगल भी थीटा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर और दोनों 2 एंगल बराबर, इक्वल साइड के बराबर वाले। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ना सबसे लास्ट में मेरे दोस्तों स्केलन ट्रायंगल, हिंदी में कहेंगे जी विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही क्लियर है, स्केलन विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड की लंबाई अलग अलग हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड की लंबाई दोस्तों अलग अलग हो। मतलब ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड दोस्तों सी है। तो तीनों साइड की जो लंबाई है वो अलग अलग है मेरे प्यारे भाई। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। अच्छा, अगर मैं इस वर्टेक्स को नाम देता हूं ये वर्टेक्स ए है, मैं इसको नाम देता हूं कि ये वर्टेक्स बी है, मैं इसको नाम देता हूं दोस्तों ये वर्टेक्स सी है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो जाहिर सी बात है इसके जो तीनों कोण होंगे, कोण ए,
कोण बी, कोण सी, ये भी अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये भी आपस में अलग अलग होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, बहुत सुंदर तरीके से। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? सभी को फर्क समझ में आया इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन ट्राइंगल में? तो विषम बाहु त्रिभुज तीनों साइड अलग अलग हैं, तीनों एंगल भी अलग अलग हैं, तीनों हाइट आप निकालेंगे मेरे दोस्तों तो तीनों हाइट भी इसकी अलग अलग लंबाई की आएंगी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, क्या इसमें कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट कहानी की तरफ चलेंगे। नाउ एंगल के बेसिस पे, ट्राइंगल में एंगल के बेसिस पे देखेंगे कि त्रिभुज को कोणों के आधार पर किस टाइप से बांटा गया है। सबसे पहले आपको समझना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। देखिए ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट हों, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट हों। अब एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटे, वो कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण ही 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। समझ में आया? जैसा कि यहां पे चित्र पे दिखाई दिया है। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों, एक त्रिभुज के तीन कोण 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री है, बताओ वो त्रिभुज कैसा है? वो त्रिभुज कैसा है? तो आप कहोगे सर ये त्रिभुज के तीन कोण 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री हैं, तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ट्रायंगल कैसा होगा दोस्तों? एक्यूट यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा, जैसा कि आपको यहां पे चित्र में दिखाया गया है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, मुझे नहीं लगता प्यारे भाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। एक बच्चा कह रहा सर मैं स्टूडेंट हूं, मैंने कब मना किया कि तुम एलियन हो बताओ? मैंने बोला? एक बच्चा कह रहा सर आप कंप्लीट ज्योमेट्री कराओगे यूट्यूब पे? बेटा कंप्लीट तो हमने कुछ कराया ही नहीं। आगे चलें, नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल। ओहो हो, समकोण त्रिभुज मेरे दोस्तों। तो राइट एंगल ट्राइंगल, गोलू आ गया हमारा। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। समझ में आए मेरी बात? अगर आप कहो ना इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक टाइप का एक्यूट होता है भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल 60-60 डिग्री होता है ना, तो ये भी एक टाइप का एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही है। नाउ अब हम आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो मेरे दोस्तों। तो ये वाला जो एंगल है आपको दिखाई दे रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री आप बोलेंगे जी सर, मैं इसको नाम देता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये साइड ए है और ये साइड बी है और मेरे दोस्तों ये साइड सी है। ठीक, तो एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, तो कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो साइड AC है और ये जो साइड BC है, साइड AC और साइड BC, इनके बीच में कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का। तो AC इज परपेंडिकुलर टू BC। ये साइन होता है मेरे प्यारे भाई कि AC और BC एक दूसरे के लंबवत हैं। परपेंडिकुलर का मतलब बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो कहीं भी अगर आप ये दिखा हुआ देखो ना कि AC और BC परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो आप तुरंत समझ जाना कि AC और BC के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है मेरे दोस्त। क्या आपको मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब एक बात बते, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल C इज 90 डिग्री। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बाकी जो दो एंगल बचे, एंगल A और एंगल B, बताओ दोस्तों इन दोनों का सम कितना होगा? फिर अगर एंगल C 90 है तो जो बाकी दोनों एंगल बचे मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का सम कितना होगा? जवाब दीजिए, इन दोनों का सम कितना होगा?
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दोस्तों 180 डिग्री होता है। भाई मेरे, अगर ये एंगल 90 है तो बाकी जो दो एंगल बचे इनको जोड़ के भी 90 डिग्री ही आना चाहिए। बाकी जो दो एंगल बचे इनको जोड़ के भी 90 डिग्री आना चाहिए। 45 नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। सबको, अरे 45 45 नहीं होंगे ओमकार, 45 45 तो तब होंगे जब बराबर हो जाए। नहीं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, अगर ये वाला कोण थीटा है तो बताइए बाबूजी ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा? अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कि जोड़ेंगे दोनों को, थीटा थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, सम 90 डिग्री ही रहेगा। बात समझ में आई? बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या इसमें कोई समस्या? बोलेगा थीटा 90 माइनस थीटा 90 डिग्री। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलूं मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट कहानी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है मेरे प्यारे भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल में खास बात क्या है कि एक एंगल की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, एक एंगल की वैल्यू वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसा अकेला ट्रायंगल है जिसके एक एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। भाई ए और बी का सम भी 90 डिग्री हो रहा है और एंगल सी का वैल्यू भी 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में एक कोण की वैल्यू बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर है तो इसका मतलब दोस्तों वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए सबसे आखिर में ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, या फिर हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको अधिक कोण त्रिभुज। तो आपके सामने जो त्रिभुज दिखाए गए अधिक कोण है। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण ऑब्टूस होता है। ऑब्टूस कौन से कोण होते हैं? जो नुकीले कोण होते हैं ना। ऑब्टूस एंगल का मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल ऑब्टूस हो हम उसको ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। या फिर एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो हम उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग ऑब्टूस बोलते हैं। 90 से 180 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग ऑब्टूस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि एक त्रिभुज के तीन कोण 130 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री है। बताइए मेरे दोस्तों त्रिभुज कैसा है? ये ट्रायंगल कैसा है? एक ट्रायंगल के तीन एंगल 130 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बताइए मेरे प्यारे भाई ट्रायंगल कैसा है? तो आप कहोगे मेरे दोस्तों यहां पे ये ट्रायंगल सर ऑब्टूस है। कि सबसे बड़ा जो एंगल है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा जो एंगल है मेरे प्यारे भाई वो ऑब्टूस हो गया 90 से 180 के बीच में। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? चलिए अब मैं आपके सामने आगे बढ़ूंगा और मैं छोटे छोटे 3-4 आपसे चीजें पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर एक त्रिभुज के कोण मेरे दोस्तों 71 डिग्री, 39 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है भाई, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और तीसरा मेरे दोस्तों ठीक है भाई। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। और तीसरा है मेरे प्यारे भाई 50।
मैंने आपके सामने 3 अलग अलग ट्रायंगल लिखे हैं, बताइए कौन कौन से ट्रायंगल हैं। मैंने आपके सामने 3 अलग अलग ट्रायंगल लिखे हैं, बताइए कौन कौन से ट्रायंगल हैं आपके सामने। चौथा लिख दिया मैंने आपके सामने, जवाब दीजिए। सबसे पहला ट्रायंगल बताइए, सबसे पहला ट्रायंगल, सबसे पहला ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अगर आप गौर से देखो तो यहां सबसे बड़ा एंगल 89 डिग्री है, 89 डिग्री, और सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल से छोटी है, छोटी छोटी। यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल से छोटा होता है। दूसरा, ये कौन सा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कि एक एंगल 90 डिग्री है। सबसे बड़ा एंगल आपको 90 डिग्री ही दिख रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे मेरे दोस्तों तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के मेरे दोस्तों बराबर होती है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के बराबर होती है ना। अगर हम तीसरे वाले की बात करें मेरे दोस्तों तो ये कैसा ट्रायंगल है? ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑब्ट्यूस सम 180 डिग्री फिक्स है तीनों एंगल का। सबसे बड़ा एंगल मेरे दोस्तों ये है, तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू जो है वो बाकी दोनों एंगल के सम से क्या है मेरे दोस्तों? बड़ी है। भाई बाकी दो एंगल कितने हो रहे हैं? 50 और 10 बिसारे 60 डिग्री हो रहे हैं, और ये अकेले 120 डिग्री है। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा होता है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत? चौथा कैसा ट्रायंगल है? आप कहेंगे सर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पर बच्चों ध्यान रखिएगा कि बाकी दोनों एंगल बराबर है, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो ये राइट एंगल तो है ही, लेकिन साथ में ये आइसोसेलेस भी है, क्योंकि अगर दो कोण बराबर है मेरे दोस्तों तो इसकी दोनों साइड भी बराबर ही होंगी। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये इस तरीके से है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, और ये जो साइड है 90 डिग्री बनाने वाली ये बराबर हो गई। दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने की साइड भी बराबर है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बाकी दोनों से छोटी होती है, राइट एंगल में बराबर होती है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दोनों एंगल से बड़ी होती है। तो अगर मैं आपसे इसी पे बेस छोटा सा सवाल पूछूं तो आप मुझे बताइए कि इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 1 जवाब दीजिए मुझे। दस सेकंड है दोस्तों आपके पास सॉल्व करने के लिए। ओके मैं बताता हूं। इन ए ट्रायंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर। एक त्रिभुज के सभी कोणों के मान पूर्णांक में हैं। इंटीजर, इंटीजर तो समझते हैं जो गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई डेसिमल में लिखा हुआ है 50.6, ये जो है इंटीजर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो नहीं हो सकता? जवाब दीजिए। बहुत सुंदर और आसान सा सवाल है।
सवाल में पहली कंडीशन ये लगा दी है कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स इंटीजर हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो नहीं हो सकता। अब एक बात आप समझने की कोशिश करिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो वही ऑप्शन आंसर हो सकता है जहां एंगल इंटीजर बन पाए, और इंटीजर बनने के लिए रेशियो का जो सम है वो 180 डिग्री को काटना चाहिए। अगर यहां देखोगे 2 और 1 3 और 3 6 180 डिग्री का फैक्टर है, ये हो सकता है एंगल का रेशियो। अगर आप यहां से एंगल निकालेंगे ना, 2 और 1 3 3 6 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 30, 2 की 60, 3 की 90 हो जाएगी। तीनों इंटीजर आएगा। यहां पे 6 5 11 7 18, 18 भी 180 को काटता है, यहां से भी इंटीजर एंगल आएंगे। 3 4 7 5 12, 12 भी 180 डिग्री को काटता है, यहां से भी इंटीजर एंगल आएंगे। लेकिन 6 7 13 और 8 21, 21 180 डिग्री को नहीं काटता, तो यहां से एंगल इंटीजर नहीं आएंगे, वो डेसिमल में चले जाएंगे, फ्रैक्शन में। 6:7:8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? अगर आप 180 डिग्री को इस रेशियो में ब्रेक करेंगे तो इंटीजर में डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सभी को मेरी बात समझ में आई? बोलिए। वेरी गुड। चलिए ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 2 कौन देगा बाबूजी इस सवाल का आंसर? अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59:32:91 है, तो आपसे पूछा है त्रिभुज किस प्रकार का है? एक सेकंड लगना चाहिए। अगर किसी त्रिभुज के एंगल का रेशियो 59:32:91 है, तो बताइए ट्राइंगल किस टाइप का है? पता बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहां से सॉल्व करके पहले एंगल निकालेंगे, तसल्ली करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल है। लेकिन मैंने आपको एक सेकंड में बताया मेरे दोस्तों कि आप तुरंत कर सकते हो बिना चेक करे। सबसे पहली बात, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो ये है तो वो कभी आइसोसेलेस नहीं हो सकता, कि आइसोसेलेस होने के लिए 2 एंगल बराबर होने चाहिए। यहां कोई भी एंगल बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, तो आइसोसेलेस नहीं है। एक्चुअली कैसा भी सवाल दिया हो, अगर आपको एंगल का रेशियो दिया है तो ट्राइंगल किस टाइप का है ये बताने के लिए आप सबसे बड़े एंगल पे फोकस करो। गलती कर दी आपने। ये त्रिभुज के कोणों का रेशियो है 59:32:91, तो सबसे बड़ा एंगल ये है, सबसे बड़ा एंगल ये है 91। सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है ना मेरे दोस्तों, रेशियो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन रेशियो में भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे वैसी ही कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू में होगी। तो सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है, क्या वो बाकी दोनों एंगल के बराबर हो रही है कि बड़ी हो रही है कि छोटी? तो 9 2 11 का 1, 5 और 1 6 3 9 बराबर है। सबसे बड़ा जो एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जवाब दीजिए भाई। ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के जोड़ के बराबर है। क्या आपको मेरी बात दिखी? बेटा ये रेशियो, ये एग्जैक्ट एंगल नहीं है, दिस इज रेशियो। एग्जैक्ट एंगल निकालेंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत टाइम खराब होगा, इतना टाइम है नहीं इंसान के पास। अगर आप गौर से देखो तो इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर हो रहा है कि नहीं? एंगल की वैल्यू कुछ भी आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग इतनी गारंटी जरूर आ गई कि सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों के सम के बराबर ही होगा। और ऐसा किस ट्राइंगल में होता है? ऐसा केवल राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सबसे बड़े एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, जो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होती है। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या? ऑब्ट्यूस नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। सभी को समझ आया? नहीं समझ में आया तो एक सवाल आप मुझे और करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3।
अगर किसी ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो 18 रेशियो 31 रेशियो 43 है, 18 रेशियो 31 रेशियो 43 है, तो आप बताइए ट्राइंगल का टाइप क्या है? जवाब दीजिए, 1 सेकंड है आपके पास, करिए। देखिए, एक ट्राइंगल के एंगल का रेशियो ये है। अगर आप इसको बेसिक से टाइम खराब करने के पर्पज से बनाओगे, इसलिए तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर मतलब मैंने, भैया अगर बच्चा क्या करेगा, यहां से पहले एंगल की वैल्यू निकालेगा, डिवाइड करेगा, चेक करेगा, संतुष्टि करेगा, तब उत्तर लगाएगा। इतना कहने की जरूरत क्या है? अगर किसी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो ये है तो ट्राइंगल कैसा है? तो आप हमेशा सबसे बड़े एंगल पे फोकस करो मेरे दोस्तों। सबसे बड़ा एंगल ये वाला है, दिखाई दे रहा है ना? तो क्या सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के बराबर है कि बड़ी है कि छोटी है? चेक करिए। बाकी दोनों एंगल का सम क्या बन रहा है? 8 और 1 9, 3 1 4, 49। यानी कि मेरे दोस्तों सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है। ये ट्राइंगल ऐसा है कि इसका लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है। यानी कि मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल कैसा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। ऐसा केवल एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ही होता है। मैंने आपको समझाया है ना बेटे, समझ में आ गया? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी सवाल में इस तरीके से चेंज कर दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसी सवाल में इसी तरीके से चेंज कर दूं, बताइए फिर क्या उत्तर हो जाएगा बाबूजी इस सवाल का? कौन मुझे बताएगा जी इस सवाल का आंसर अब क्या होगा? एक ट्राइंगल के एंगल का रेशियो 18 रेशियो 29 रेशियो 50 है, तो बताइए ट्राइंगल कैसा है? वेरी गुड आशीष सर, ऑप्शन हिंदी में। बेटा हिंदी में ही तो है, और कितनी हिंदी चाहिए? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। ज्यादा हिंदी सेहत के लिए हानिकारक है बेटा, ठीक है ना? अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 18 रेशियो 29 रेशियो 50 है तो ट्राइंगल कैसा है? तो हम हमेशा की तरह फोकस करेंगे सबसे बड़े एंगल पे। सबसे बड़ा एंगल 50 है, तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल से बड़ी है छोटी है? क्या है? बाकी दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है? 9 8 17 का 7, 2 1 3 1 4, 47 हो रहा है। यानी कि लार्जेस्ट एंगल जो है वो बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा हो रहा है। और ऐसा कौन से त्रिभुज में होता है? ऑब्टूस ट्राइंगल में। यानी कि ये वाला ट्राइंगल कैसा है? ऑब्टूस है। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? मैंने आपको सिखाया कि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, और आपको बेस और हाइट पता है तो एरिया कैसे निकालते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ट्राइंगल का टाइप क्या होता है, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। और क्वेश्चन मैंने आपको यह करवाया कि अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल का रेशियो अगर आपको दे रखा है मेरे दोस्तों, तो आप उससे देखते ही पता लगा सकते हो कि ट्राइंगल किस नेचर का है। एंगल का रेशियो देख के आप पता लगा सकते हो कि ट्राइंगल किस नेचर का है, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इसके आगे की कहानी देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए कंसेप्ट नंबर अगला,
मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, शब्दों में बड़ी प्रेम है और शब्दों से ही सब कुछ होता है। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। किसी भी ट्रायंगल में जाहिर सी बात है, कोई एंगल छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बीच का होगा। किसी ट्रायंगल में कोई एंगल छोटा, कोई बड़ा, कोई बीच का होगा। तो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या इसमें कोई समस्या, इसमें कोई डाउट? इसका दोस्तों रिवर्स भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। इस बात को मैं आपको सिद्ध भी करके बताऊंगा जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में बोल रहा हूं, साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट एंड एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। इतना सा कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सभी को समझ में आ गया? सभी ने मेरी बातों को सुन लिया ना ध्यान से? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है, माना दिख रहा है आपको, माना। भाई मैंने आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाया है। मैंने दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाया, आपको चित्र में दिख रहा होगा एबीसी। मैंने माना कि ये वाला जो एंगल है लार्जेस्ट है। मैंने अपनी मर्जी से माना कि ये वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा है। एंगल भी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की हिंदी सबसे बड़ा, एंगल बी सबसे बड़ा है। तो एंगल बी के सामने की जो साइड होगी मेरे दोस्तों एसी, ये भी सबसे बड़ी होगी। त्रिभुज की तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा भी इसी के सामने मिलेगी, यानी कि साइड बी भी लार्जेस्ट होगी। समझ में आया? क्लियर? आगे चलिएगा। अगर मैं कहता हूं कि सबसे छोटा एंगल ये है, त्रिभुज के तीनों एंगल में मैंने माना कि ये वाला एंगल सबसे छोटा है, माना एंगल सी जो है बेचारा ये सबसे छोटा है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है मेरे दोस्तों? ए बी या फिर स्मॉल सी। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे छोटी भुजा जो होगी मेरे दोस्तों वो सी होगी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। ठीक, कोई तकलीफ? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मेरे दोस्तों कि एक ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई एबीसी है, ए बी सी, इसकी साइड है मेरे दोस्तों 289, 307, 426, ये इस ट्रायंगल की साइड है। तो बताइए इनमें कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे मोटा है? बताइए। एक ट्रायंगल की साइड 289, 426, 307 है, तो इसके एंगल्स को ऑर्डर में सेट करिए बड़े छोटे के हिसाब से। ऑर्डर में सेट करिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होगा बताइए। मैंने आपसे अभी समझा कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे सामने भुजा सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी साइड 426 है, तो एंगल बी जो है मेरे दोस्तों, यहां से जो एंगल बी है, एंगल बी ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी साइड 289 है, तो उसके सामने का एंगल सी सबसे छोटा होगा। बीच में जो है साइड कौन सी पड़ रही है? 307, तो इसके सामने का एंगल बीच का होगा, यानी कि सबसे छोटा एंगल सी, उससे बड़ा एंगल ए और सबसे बड़ा एंगल बी। सभी को मेरी बात समझ में आ गई?
क्या आप ये कर पाएंगे? ठीक, चलिए, आपको ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए अब मुझे जरा सवाल करके बताइए। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई अगला, सवाल नंबर 4, फटाफट करिए। इफ एबीसी इज ए ट्राइंगल, आपके सामने दोस्तों एबीसी एक ट्राइंगल दिखाया गया है जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जवाब दीजिए मुझे। 10 सेकंड आपके पास है दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए मेरे दोस्तों, आपको ये बात पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी। समझने की कोशिश करिएगा। कैसे किया मैं आपको समझाता हूं, बताइए। आप बताओ, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल जो बचे मेरे दोस्तों उनका सम कितना होगा? 120 डिग्री बचा। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम 120 डिग्री होगा। अब बताइए मेरे दोस्तों, सवाल में साफ साफ बोला है कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। भाई अगर ये दोनों बराबर बराबर होते तो ये 60-60 डिग्री के हो जाते, 60-60 डिग्री के, लेकिन बराबर नहीं है। एंगल बी बड़ा है, एंगल सी छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा और ये वाला एंगल दोस्तों 60 डिग्री से छोटा होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा, ये 60 डिग्री से छोटा होगा। कोई दिक्कत? भाई अगर त्रिभुज के तीनों को एंगल का सम 180 है तो ये 60 है, बाकी दोनों का सम 120 होगा। भाई मेरे प्यारे भाई, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि अगर बराबर होते 60-60 बांट देते, पर ये बड़ा ये छोटा, तो ये 60 से बड़ा होगा, ये 60 से छोटा होगा। तो इन तीनों में अगर आप गौर से देखो तो सबसे बड़ा एंगल क्या आया? ये वाला। ये 60 से बड़ा है, ये 60 के बराबर है, ये 60 से छोटा है। सबसे बड़ा एंगल ये आया, तो इसके सामने की भुजा बी सबसे बड़ी होगी, है भी। फिर बीच में कौन सा पड़ा है मेरे दोस्तों? ए। और सबसे छोटी साइड क्या होगी इस एंगल के सामने? सी। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू होगा, फिर सी ऑप्शन। सभी को समझ में? अब किसी के गलती होने के चांसेस तो नहीं है। सबसे बड़ी साइड ये होगी और सबसे छोटी साइड सी होगी। कर पा रहे हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुझे लगता है कि अगर आप इस वैरायटी पे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्तों, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत शानदार होगा आपके सामने। अब चलिए, कंसेप्ट क्या है? त्रिभुज की ट्रायंगल की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। क्लियर? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल ए बी सी। तो कोई किसी भी ट्रायंगल को बनाना तभी पॉसिबल है, किसी भी ट्रायंगल को बनाना मेरे दोस्तों आपके लिए तभी पॉसिबल है। देखिए वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए,
ये साइड स्मॉल बी और मेरे प्यारे भाई ये साइड स्मॉल सी हो जाएगी। तो ट्राइंगल की आप किसी भी साइड को पकड़ लीजिए तो त्रिभुज की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से हमेशा छोटी होती है। जैसे मेरे दोस्तों मैं साइड ए को पकड़ता हूं, साइड ए, तो बाकी दोनों साइड कौन सी बची जी? बी और सी। तो साइड ए की जो वैल्यू होगी वो बी और सी का डिफरेंस लेना है। देखिए डिफरेंस दोस्तों क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो। ठीक है मेरे दोस्तों, डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये मैंने मॉड शब्द इसीलिए लगाया कि आप पॉजिटिव लो। तो साइड ए की वैल्यू इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, लेकिन इनके जो सम है मेरे दोस्तों उससे छोटी होगी। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है बहुत अच्छी तरीके से। ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू मेरे प्यारे भाई अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। इसी तरीके से अगर मैं साइड बी की बात करूं तो साइड बी को मैंने पकड़ा तो बाकी दोनों साइड ए और सी हैं। तो साइड बी की वैल्यू मेरे दोस्तों ए और सी के डिफरेंस से बड़ी होगी और मेरे प्यारे भाई ए और सी के सम से छोटी होगी। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई समस्या है? अगर मैं साइड सी को पकड़ता हूं तो बाकी दोनों साइड कौन सी बची बाबूजी? ए और बी। तो साइड सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के डिफरेंस से बड़ी होगी मेरे दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई ए और बी के सम से छोटी होगी। क्या आपको यह बात समझ में आई है? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? पॉजिटिव लेना बस अनुभव। मुझे नहीं लगता दोस्तों यहां तक किसी को डाउट है। अब ये आया कैसे, क्या इसका मतलब है, देखिए समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल हिंदी वाले भाई लिख लेंगे ट्राइंगल के बनने की शर्त। ट्राइंगल के बनने की शर्त। देखिए ट्राइंगल को शॉर्ट में ना ऐसे लिखते हैं, इन इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बनने की शर्त। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत प्यार से। भाई मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, तो मैंने एक साइड खींची मेरे दोस्तों ए बी। मैंने साइड खींची मेरे प्यारे भाई जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। ट्राइंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से बंद आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। मुझे एक ट्राइंगल बनाना है और मेरे दोस्तों मैंने एक साइड खींची ए बी, एक लंबाई खींची जो है 15 सेंटीमीटर की। अब मैं तैयार हो जाता हूं बाजू चढ़ा के ट्राइंगल बनाने के लिए। मैंने पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी, मैंने पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी, यहां पे प्रकार की नोक, और ऐसे 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। 4 सेंटीमीटर दूरी भर के प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी भर के मैंने दोस्तों ये खींचा। कितना? 4 सेंटीमीटर दूरी भर के खींचा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा किया सर आपने। दूसरा, अब मैंने दोस्तों यहां पे प्रकार की नोक रखी, यहां पे अपना कंपास रखा और 9 सेंटीमीटर भर के, 9 सेंटीमीटर भर के ये मैंने चाप मारा, 9 सेंटीमीटर भर के ये। तो क्या ये आपस में काट पाएंगे? क्या ये कभी आपस में काट पाएंगे? दोनों ये वाला चाप और ये वाला चाप नहीं काट पाएंगे। तो क्या कभी भी मेरे दोस्तों एक मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्क भरा, एक 9 सेंटीमीटर का, और ये साइड कितनी है 15, तो क्या ट्राइंगल बन पाएगा? दोस्तों क्या ट्राइंगल बन पाया यहां से? क्लियर? क्या यहां से कोई ट्राइंगल बन पाया? नहीं बन पाएगा। आप बनाने की कोशिश करिएगा एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड 4 हो, एक साइड 9 हो और एक साइड 15 हो, बन ही नहीं पाएगा। मैंने बनाने की कोशिश की मेरे दोस्तों कि मैंने 15 सेंटीमीटर की एक साइड ली, यहां पे 4 सेंटीमीटर का आर्क मारा, यहां पे 9 सेंटीमीटर का आर्क मारा, बन ही नहीं पाया। एक्चुअली क्यों नहीं बन पाया ट्राइंगल? पता है क्यों नहीं बन पाया? कि ट्राइंगल की 2 साइड की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल के 2 साइड का जो सम है वो तीसरी से छोटा है। 2 साइड का जो सम है मेरे दोस्तों वो तीसरी साइड से छोटा है, इस वजह से ट्राइंगल नहीं बन पाया। अब बोला नहीं बन पाया तो भाड़ में जाओ, दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, दूसरा बनाएंगे। अब
मैंने फिर से एक साइड खींची AB, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है प्यारे भाई, 15 सेंटीमीटर। तो इस बारी हम पूरी ताब में खड़े हो गए और हमने यहां पे प्रकार की नोक रखी, कंपास की नोक, और 5 सेंटीमीटर भर के चाप मारा, 5 सेंटीमीटर मार के, बढ़िया सा चाप मारा 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के। तो ऐसे जाएगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के मारोगे तो। चलिए, फिर हमने बोला हां, अब यहां कंपास रखा, प्रकार की नोक रखी ऐसे, और 10 सेंटीमीटर दूरी भर के चाप मारा। 10 सेंटीमीटर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10 सेंटीमीटर दूरी भर के चाप मारा। तो मेरे दोस्तों चाप कैसे जाएगा? ऐसे। तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से जाएगा। तो ये दोनों यहीं पे काटेंगे, यहीं पे काटे, तो क्या ट्रायंगल बन पाया? 5, 10 और 15 से दोस्तों क्या ट्रायंगल बन पाया? आप बोलोगे सर नहीं बन पाया। ये तो सर सीधी लाइन होगी, ट्रायंगल तो बना ही नहीं भैया। ये 5, ये 10 और ये 15, सर सीधी लाइन बन गई, ये तो ट्रायंगल नहीं बना, सीधी लाइन बन गई। ट्रायंगल क्यों नहीं बन पाया मेरे दोस्तों? क्योंकि दो साइड का सम, ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो गया। यहां दो साइड का सम तीसरी साइड से छोटा हो रहा है। दो साइड का सम मेरे दोस्तों तीसरी साइड से छोटा हो रहा है भाई, और यहां दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो रहा है। तो दोनों ही केस में ट्रायंगल नहीं बन पाया। आप बोलोगे जी सर, अब बोले कि अब के तो बना के ही रहेंगे, दुनिया इधर से इधर हो जाए, अब के तो मैं ट्रायंगल बना के ही रहूंगा। मैंने फिर से एक लाइन खींची AB, जिसकी लंबाई दोस्तों 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर AB। अब अनुभव कह रहे स्लो पढ़ाई, अनुभव लगता है यू हैव नो अनुभव। भैया इसमें क्या स्लो पढ़ाना बेटा, इन चीजों को समझने में भी क्या आपको तकलीफ हो रही है क्या? है बेटे, इतना डिटेल में मैं आपको बना रहा हूं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको, ये समझ रहे हैं कि नहीं? अब मैंने फिर से ट्रायंगल बनाने एक साइड खींची 15 सेंटीमीटर। तो इस बार जो है बिल्कुल हमने जो है कमर कस ली है, हमने यहां प्रकार की नोक रखी पॉइंट A पे, और 7 सेंटीमीटर का चाप भर के खींचा। कितना? 7 सेंटीमीटर का चाप भर के खींचा। तो इस तरीके से जाएगा, 7 सेंटीमीटर का चाप भर के हमने खींचा, 7 का। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 7 सेंटीमीटर का आर्क खींचा। फिर हमने पॉइंट B पे अपने प्रकार की नोक रखी, पॉइंट B पे। आप बोलोगे जी सर, तो पॉइंट B पे प्रकार की नोक रखी और 12 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने, 12 सेंटीमीटर का चाप भर के मैंने खींचा। यहां मैंने पॉइंट B पे प्रकार की नोक रखी और 12 सेंटीमीटर का चाप मैंने इस तरीके से मारा, 12 सेंटीमीटर का मेरे दोस्तों। तो अब क्या ये यहां पे काटे कि नहीं काटे? दोनों भाई मेरे यहां पे काटे कि नहीं काटे? जवाब दीजिए, काटे कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो अगर मैं इस पॉइंट से A को मिला दूं तो आप बताइए ये जो लेंथ है 7 होगी, 7 होगी। मेरे प्यारे भाई ये प्रकार की नोक है और आप ऐसे चाप मारिए 7 सेंटीमीटर की दूरी भर के, तो कहीं से भी आप मिलाएंगे 7 ही रहेगा, रेडियस 7 ही रहेगी। कम से कम बचपन में पिताजी ने प्रकार दबाया होगा और आपने अपने दोस्त को चुबाया भी होगा, तो इसके अलावा कम से कम इतना यूज जरूर किया होगा कि यहां पर रख के अगर आप प्रकार इस तरीके से खींचते हैं तो अगर ये 7 की दूरी है तो कहीं से भी नापो, ये 7 ही आता है कि ये सर्कल की रेडियस बनती है 7। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आपने 12 सेंटीमीटर की पॉइंट B से 12 सेंटीमीटर की दूरी भर के चाप मारा है, तो इस चाप से कहीं भी पकड़ लो हमेशा 12 सेंटीमीटर की ही दूरी आएगी, ये 12। तो देखो ट्रायंगल बन गया कि नहीं? ये 7, ये 12, ये 15, ये ट्रायंगल बढ़िया से बन गया। कोई तकलीफ? तो अगर आप गौर से देखो ना, यहां ट्रायंगल बन पाया ना दोस्तों, आपका ट्रायंगल यहां बन पाया ना, ट्रायंगल यहां बन पाया। ट्रायंगल कहां बना? यहां बना। यहां ट्रायंगल क्यों बन पाया? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड की वैल्यू, ट्रायंगल की यहां दो साइड की वैल्यू जो है मेरे दोस्तों,
किन्हीं भी दो साइड की वैल्यू देखिए आप हमेशा तीसरी साइड से बड़ी आ रही है। 7 और 12 का सम 15 से बड़ा है। क्लियर है? क्या आप मेरी बात को समझे? यहां पे दो साइड का सम तीसरे से छोटा है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। यहां दो साइड का सम तीसरे के बराबर है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ट्रायंगल के बनने की शर्त यही है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। आप यहां पे किन्हीं भी दो साइड को पकड़ लो, मैंने 12 15 को पकड़ा, वो तीसरी साइड 7 से बड़ा है। मैंने 7 और 15 को पकड़ा तो तीसरी साइड बची 12, ये 12 से बड़ा है। तो ट्रायंगल के बनने की शर्त यही है, कोई भी ट्रायंगल केवल तभी बन पाएगा जब उसकी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहे। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो ट्रायंगल जो है मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके एक सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं प्यारे भाई, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो ट्रायंगल के बनने की शर्त ये कहती है कि कोई भी त्रिभुज तभी फॉर्म हो पाएगा सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, is always greater than third side। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ए और बी का सम मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वो सी से बड़ा होगा। अगर आप कहोगे बी और सी का सम वो ए से बड़ा होगा, और सी और ए का सम मेरे दोस्तों वो बी से बड़ा होगा। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई है? क्लियर? कोई दिक्कत? पर ये अभी आधी अधूरी बात है, पर ये आधी अधूरी बात है, इसको पूरा करें। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां गौर से देखें, यहां गौर से देखें, यहां साइड बी की वैल्यू क्या आ रही है? साइड बी की वैल्यू वो ग्रेटर आ रही है सी माइनस ए। साइड बी की वैल्यू जो है वो सी माइनस ए से बड़ी है। और अगर आप यहां से देखें, साइड बी की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, वो यहां से अगर आप देखोगे, सी को इधर ले आओगे, ए माइनस सी से बड़ी है। आप मेरी बात को प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। ट्रायंगल में दो ही साइड हो, तीन ही साइड होती है, ए बी और सी। ट्रायंगल में तीन ही साइड होती है दोस्तों, ए बी और सी। मैंने साइड बी को पकड़ा तो साइड बी की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, साइड बी की जो वैल्यू है, बाकी दोनों साइड बची जी सी और ए, बाकी दोनों साइड बची सी और ए। सी और ए का डिफरेंस लो, चाहे ए और सी का डिफरेंस लो, तो ट्रायंगल की साइड बी की जो वैल्यू है बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी आनी है, बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। सी माइनस ए करो चाहे ए माइनस सी करो, हमेशा साइड बी की वैल्यू अदर साइड के डिफरेंस से बड़ी ही रहनी है मेरे दोस्तों। तो डिफरेंस आपको लेना होता है पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब पॉजिटिव है। आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? चाहे सी माइनस ए से भी बड़ी है, ए माइनस सी से भी बड़ी है, तो मैं कह सकता हूं कि साइड बी की वैल्यू जो है सी और ए के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी, पॉजिटिव डिफरेंस। और साइड बी जो है अदर टू साइड सी और ए के सम से हमेशा छोटी होगी। तो कंप्लीट स्टेटमेंट ये आया कि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी भुजा अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, मैंने एक पकड़ा 11, 9 और 14, ये ट्रायंगल है। तो मेरे दोस्तों ये जो साइड है 11, इसकी जो वैल्यू है भाई, अदर दो साइड 9 और 14 हैं, अदर दो साइड 9 और 14 हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा? 9 और 14 का डिफरेंस क्या आएगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर -5, -5 नहीं है, आपको पॉजिटिव लेना है। 9 और 14 का डिफरेंस -5 होता है, -5 नहीं, पॉजिटिव क्या होता है? 5। यानी कि तीसरी साइड की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ।
भाई सी और ए में से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा घटाइएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा और उससे हमेशा तीसरी साइड बड़ी आएगी। क्लियर? कोई समस्या? तो ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी। ऐसे ही आप आगे के लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि साइड सी की जो वैल्यू है ये भी a माइनस बी से बड़ी होगी मेरे दोस्तों, है भाई, और a प्लस बी से छोटी होगी। ठीक है, इसी तरीके से साइड a की वैल्यू के लिए भी प्रूफ कर सकते हो कि इसकी वैल्यू अदर टू साइड से छोटी होगी और अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। ठीक है ना, ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बता दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मेरे दोस्तों कि एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं, एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं मेरे दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं 89, 53 और 107 है मेरे दोस्तों, क्या यह ट्रायंगल पॉसिबल है? एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं 89, 53 और 107 हैं, क्या ऐसा कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? सवाल यह है 89, 53 और 107 भुजा वाला कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं? क्या ऐसा ट्रायंगल बनाना संभव है? क्या आप अपनी कॉपी में ऐसा कोई त्रिभुज बना सकते हो जिसकी एक साइड 89 और 53 और 107 हो? देखिए, ट्रायंगल के बनने की शर्त ये रही इतनी सारी, तो आपको हर एक शर्त को चेक करने की जरूरत नहीं कि हर एक चीज को चेक करते फिरो, नहीं। आप किसी भी एक साइड को पकड़ लो जो आपको पसंद आए, किसी भी एक साइड को पकड़ लो जो आपको पसंद आए। बताओ किसको पकड़ लूं? मैंने ये पकड़ लिया, सपोज 89 ही पकड़ लिया मैंने, तो साइड 89 की जो वैल्यू है वो बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी है क्या? अदर टू साइड का डिफरेंस क्या है? 7 में से 3 गया 4, 10 में से 5 गया 5, हां जी बड़ी है। और अदर टू साइड का सम कितना हो रहा है? 107 और 53 160, छोटी है बिल्कुल। यानी कि इस साइड की जो वैल्यू है, आप किसी भी एक साइड को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया, बाकी दोनों के डिफरेंस से बड़ी हो रही है और बाकी दोनों के सम से छोटी हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर है? अब उसी तरफ मैं आपके सामने एक ट्रायंगल और देता हूं। भाई इस ट्रायंगल की साइड है 208, 208, 509, 208, 519, 307। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? 594 करिए जी जैसे। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? जवाब दीजिए। एक ट्रायंगल की साइड 208, 307 और 594 हैं, तो क्या ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? अभी भी कुछ बच्चे यस सर बोल रहे हैं। बेटे क्या हो गया, आपके दिमाग को क्यों जंग लग गया? मैंने आपको ट्रायंगल की 3 साइड दी और मेरा सवाल आपसे कि क्या आप अपनी कॉपी में ऐसा कोई ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं। आप कोई भी साइड पकड़ लीजिए जो आपको पसंद आए। मैंने ये पकड़ लिया 360, तो इस साइड की वैल्यू मेरे दोस्तों अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। तो अदर टू साइड का डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? 14 में से 8 गया 6, ये 8 है भाई, और 5 में से 2 गया 3, 386। भाई ये जो साइड है मेरे दोस्तों, ये अदर टू साइड के डिफरेंस से छोटी हो रही है, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए, वहीं से मिल जाएगा। ट्रायंगल की इस साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से
छोटी हो रही है, यह बात पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह ट्रायंगल संभव नहीं हो सकता, बना नहीं सकते। कोई दिक्कत? चलिए ठीक। अब जैसे ये सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, ये सवाल CHSL के पेपर में आया था 2019 में। बहुत ही बेसिक और आसान सा दोस्त ये सवाल था। एक ट्रायंगल की दो साइड 3 और 8 हैं, तीसरी साइड की लंबाई x है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर दो साइड की लंबाई 3 और 8 है, तीसरी साइड x है, तो x की जो रेंज होगी वो क्या होगी मेरे दोस्तों? अदर टू साइड के डिफरेंस 8 - 3 5 से बड़ी और 8 + 3 11 11 से छोटी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। वाह एनके वाह। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए तो आज की कहानी को मैं यहीं छोड़ता हूं। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और आगे की कहानी जो हम कल करेंगे, अभी तक तो केवल ट्रेलर था, असली चीजें जो हैं वो अभी बाकी हैं। ठीक है? हाँ? ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता ही है कि कितना शानदार, जबरदस्त, सुंदर मैंने पढ़ाया है। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, वो जो नए स्टूडेंट आते हैं मार्केट में, उनको जरूर बताएं हमारे बारे में। कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के माध्यम से या फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन होता है। ठीक है? क्योंकि 99% प्लस पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारा रहता है। कैरविल के एप्लीकेशन के साथ लाखों की मात्रा में स्टूडेंट हैं, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो हमको पसंद ना करे, कैरविल को पसंद ना करे। ठीक है? तो आप नए स्टूडेंट को जरूर मोटिवेट करिए कैरविल एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए, जिससे कि वो कम फीस में बेहतर जो है पढ़ाई कर पाए।